everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का हमारा चैप्टर है विदरिंग इन सॉइल. तो हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा कि रॉक्स कैसे बनती हैं, कितनी तरह की होती हैं. अब हम जाएंगे सॉइल के बारे में. हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो आपको ऑलरेडी आप फेमिलियर हो, जैसे इरोजन, विदरिंग. तो ये सब आप फेमिलियर हो, लेकिन इनको डिटेल में डिस्कस करना और सॉइल है क्या, सॉइल बनती कैसे है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम देखें तो हमने ना काफी सारी टर्म्स पढ़ रखी हैं. जैसे हमने इरोजन पढ़ा है, राइट, सॉइल इरोजन है ना. वैसे ही डिग्रेडेशन पढ़ा होगा, डेन्यूडेशन पढ़ा होगा, विदरिंग पढ़ा होगा. तो ये जो टर्म्स है ना, ये काफी इंटरलिंक्ड लगती हैं एक दूसरे के साथ. ऑल्दो ये इंटरलिंक्ड हैं, काफी सिमिलर भी हैं, लेकिन इनके जो मतलब है ना वो थोड़े थोड़े अलग है. तो जैसे अगर हम विदरिंग से शुरू करें तो विदरिंग का मतलब होता है जैसे किसी भी जगह पर अगर हम देखें तो वहां पर सॉइल का, रॉक्स का ब्रेक होना. ठीक है, तो जब पत्थर टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उसे हम विदरिंग बुलाते हैं. अब जब ये टूटे हुए पत्थर, मान लो बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटे पीसेस में हैं, ठीक है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह को मूव होते हैं तो उसे हम बुलाते हैं इरोजन. ठीक है, उनका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह को, दैट इज इरोजन. वहीं पर अगर हम डेन्यूडेशन, हम बार बार इन टर्म्स की बात कर रहे हैं, सो इट इज डेन्यूडेशन. करेक्ट. तो डेन्यूडेशन का क्या मतलब होता है? डेन्यूडेशन का मतलब होता है कि अगर हम अर्थ को ऑल टुगेदर ले ले तो उस अर्थ से मतलब रॉक्स का टूटना या ऑल टुगेदर वेयरिंग ऑफ द अर्थ. ठीक है, वहीं पर एक और टर्म है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम बुलाते हैं डिग्रेडेशन. करेक्ट. सो डिग्रेडेशन बेसिकली ये, अगर हम अर्थ की बात करें तो ओवरऑल हमारी लैंड की क्वालिटी को अफेक्ट करता है. सो ऑल्दो दीज टर्म्स दे लुक वेरी सिमिलर एंड दे आर सिमिलर, नो डाउट, बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, थोड़ा अलग अलग मतलब है इनका. तो इन्हीं टर्म्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है और इन्हीं टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स से, विच इज डेन्यूडेशन और डिग्रेडेशन, जहां पर हमने इनको ना सिनोनिम्स लिया हुआ है. तो डेन्यूडेशन या डिग्रेडेशन क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रॉक मटीरियल फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो अर्थ के सरफेस से रॉक को मूव करना, रॉक मटीरियल को मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन. और इससे क्या होता है, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये कोई रॉक है, ठीक है, तो अगर मान लो ये जो हमारी रॉक है ना, अगर ये अपनी जगह से, मान लो ये रॉक के पीसेस हैं और ये यहां से मूव हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन और डेन्यूडेशन. और जब ये यहां से रिमूव होते जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो रॉक ऐसी थी अब वो रॉक शायद ऐसी रह जाएगी. तो यहां पर क्या हुआ, देयर इज लोअरिंग ऑफ द लैंड सरफेस. ठीक है, तो जब भी रिमूवल होगा, आप एक चौक को लेके देखो, चौक को तोड़ते रहो, एक साइड से तोड़ते रहो, ठीक है, उसको धीरे धीरे ना उसको ब्रश करते जाओ तो उसके पीसेस निकलते जाएंगे, दैट इज डिग्रेडेशन. और जब ये डिग्रेडेशन हो रही है तो उस टाइम पे धीरे धीरे आप देखोगे कि जो चौक है ना वो थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी. सो दैट इज बेसिकली द लोअरिंग ऑफ इट्स सरफेस. तो यहां पर क्योंकि हम लैंड की, ऑल टुगेदर लैंड की बात कर रहे हैं, सो दिस इज लोअरिंग, जनरल लोअरिंग ऑफ द लैंड सरफेस. करेक्ट. तो डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है कि अर्थ, रॉक की मटेरियल अर्थ से या लैंड सरफेस से रिमूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो लोअर हो रहा है, मतलब जनरल लोअरिंग हो रही है अर्थ सरफेस पे. करेक्ट. अब दूसरी टर्म एग्जैक्टली इसकी ऑपोजिट है.
ओके, दैट इज एग्रेडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक जगह से अगर पत्थर हट रहे हैं, रॉक मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो कहीं और जाके तो वो डिपॉजिट हो रहा है, correct? So the deposition of the removed material in depressions like valleys, lakes and seabeds, that is aggradation। तो अब मान लो कि इसके आगे ये क्या था, ये यहाँ पर एक प्लेन सरफेस था, तो यहां से जो रॉक मटेरियल मूव हुआ वो जाके यहां पर इकट्ठा हो गया, ठीक है, ये यहां पर डिपॉजिट हो गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्रेडेशन। अब देखो पत्थर है, अगर एक जगह से उठाएंगे और दूसरी जगह फेंक देंगे, ठीक है, होगा तो ऐसे कि एक जगह से उठाया दूसरी जगह फेंक दिया, तो जहां से उठाया दैट इज डिग्रेडेशन, और जहां पर फेंक दिया वहां पर एग्रेडेशन। तो वहां पर क्या होगा, पहले ये लैंड सरफेस जो था वो एकदम प्लेन था, एकदम से प्लेन समझ लो इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि यहां पर डिपोजिशन हुआ रॉक्स का, ठीक है, जो रॉक्स रिमूव हुई थी डिग्रेडेशन में उनका डिपोजिशन यहां पर हुआ, तो यहां पर फिलिंग ऑफ डिप्रेशंस होगा और बेसिकली जो सरफेस है अर्थ का उसका लेवल राइज होगा। इज दैट करेक्ट? तो बात समझ रहे हो आप मैंने क्या बोला? तो डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। एक जगह से पत्थर रिमूव हो रहे हैं, दूसरी जगह जाके कलेक्ट हो रहे हैं, तो जहां से रिमूव हो रहे हैं दैट इज डिग्रेडेशन, जहां कलेक्ट हो रहे हैं दैट इज एग्रेडेशन। एंड जस्ट सी द मूवमेंट, माई हैंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर राइज हो रहा है सरफेस के लेवल पर। सिंपल, ओके। अब जब हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेते हैं तो उसे हम ग्रेडेशन बोलते हैं, राइट? सो इफ आई से व्हाट इज ग्रेडेशन, सो ग्रेडेशन इज इक्वल टू डिग्रेडेशन प्लस aggradation. So together this is called as gradation. Okay, so the combined processes of degradation and aggradation, that is removal of material and deposition of material, is called as gradation. So this helps in leveling the earth surface. तो ये एक तरह से हमारे अर्थ के सरफेस को लेवल करने का काम करती हैं. So these processes work together to shape the landforms and modify the earth's surface over time. तो over time ये धीरे धीरे हमारे अर्थ के सरफेस को क्या कर रही हैं, लेवल कर रही हैं, हमारे अर्थ को एक तरह से शेप कर रही हैं, हमारे लैंड फॉर्म्स को, और अर्थ की मॉडिफिकेशन भी धीरे धीरे हो रही है कि पहले जहां पर शायद पहाड़ होते थे अब वहां पर पहाड़ नहीं है, कहीं और थोड़ा सा एक हिल बन गई है, करेक्ट? सो जस्ट द वे ऑफ थिंकिंग, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए. सो आई होप आपको इतना समझ आया है. ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हैं. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. अगर नहीं समझ आए तो एक बार बैक करके देखो और उसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, नहीं तो जस्ट दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स. ओके, डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन एंड ग्रेडेशन. ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब हम समझते हैं विदरिंग और इरोजन क्या होता है. ऑल्दो अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है अराउंड अबाउट विदरिंग एंड इरोजन, बट स्टिल विल डिस्कस इट अ लिटिल बिट मोर. तो विदरिंग क्या होता है? इट इज ब्रेक डाउन और क्रम्बलिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेदर एलिमेंट्स. मतलब बारिश, हवा, टेम्परेचर, स्नो, इन सब की वजह से जब रॉक्स टूटती हैं उसे हम बुलाते हैं विदरिंग. अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इरोजन. तो इरोजन मतलब कि ये जो टूटी हुई रॉक्स हैं, या से अब रॉक्स जो टूट रही हैं, सो दीज आर ब्रेकिंग इनटू से स्मॉल पार्टिकल्स सैंड में, है ना, छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर. तो जब ये पत्थर एक जगह से या ये सैंड एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है, सो दैट इज कॉल्ड एज इरोजन. तो एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल लेते हैं. अब मेरे पास ना ये एक चौक है, ठीक है, तो I will explain the concept of withering and erosion with the help of this chalk. ठीक है, तो ये चौक है, ठीक है, स्कूल में आपको मिल जाएगी. तो सब बच्चे अलग अलग चौक नहीं, एक चौक लेके आप अपने फ्रेंड्स को भी एक्सप्लेन करना. सो इफ आई ब्रेक दिस चौक, राइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज विदरिंग. ओके, राइट, तो इसे हम विदरिंग बुलाएंगे. अब विदरिंग, मैंने चौक को ब्रेक किया, वो मेरे हाथ में थी, वो यहीं पर रह गई. सो दिस मीन्स कि जब मैंने इसको ब्रेक किया है तो विदरिंग का जो प्रोसेस है ना वो उसी जगह पे होता है. मतलब
जहां पर रॉक्स ब्रेक हुई हैं या रॉक्स की क्रम्बलिंग हुई है किसी भी वजह से, वेदर एलिमेंट्स की वजह से, तो वो उसी जगह पर होगी, एक ही जगह पर। अब जब इन चौक के पीसेस को मैं इधर उधर जाके फेंक दूंगी, अब मैंने इधर फेंका, दूसरा मैंने उधर फेंक दिया, सो दिस इज इरोजन। बेसिकली द transport of these withered materials, it can be, I mean this withering is because of the natural agents like water, wind, ice and waves। तो अब देखो ये हमारी चौकियां, मैं इसको अगर मैं ब्लो करूंगी, हवा ब्लो करूंगी, तो ये उड़ के चली गई, ठीक है। ऑल्दो मैंने इसको थोड़ा स्लोप दिया था इसलिए वो गई, हवा से इतनी नहीं गई। सो बिकॉज कंसिडर इट एज अ नेचुरल इवेंट, तो ये क्या हुआ, ये अपनी जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो गई। So this is erosion. So basically this breakdown is withering, and movement of this withered material from one place to another or transport of this withered material is called as what? Erosion। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसा करना कि जिस दिन घर के बाहर बारिश हो रही होगी ना, एक बिस्किट रख देना बाहर बारिश में, ठीक है। तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा कि पानी गिरता जाएगा, दैट इज अ नेचुरल इवेंट दैट इज हैपनिंग, राइट। तो धीरे धीरे पानी गिरता जाएगा, वो कुकी जो है या बिस्किट जो है वो वाटर को सोक करता जाएगा, और अब क्या होगा, धीरे धीरे वो टूटने लग जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज विदरिंग। नाउ अब सोचो कि उसके बाद बहुत तेज हवा चली, और नहीं चली तो आप हवा चला देना, तो दीज पार्टिकल्स, जो बिस्किट के वो जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव होने लग जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज इरोजन, ठीक है। दोनों ही एग्जांपल्स क्लियर हुए, आपको समझ आए। तो अब हम इन्हीं दोनों चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज विदरिंग। सो इट इज ब्रेकडाउन ऑफ रॉक ड्यू टू वेदर एलिमेंट्स लाइक रेन, फ्रॉस्ट, टेम्परेचर। तो जितने भी हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से जब भी ब्रेकिंग होती है रॉक्स की, सो दैट इज कॉल्ड एज विदरिंग। और यहां पर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ रॉक्स, मतलब जो भी विदर्ड मटेरियल है या रॉक्स है उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वो एक ही जगह पर विदरिंग हो रही है, ठीक है। नाउ द एक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दिस केस आर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्शंस। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल विदरिंग कैसे होती है, केमिकल विदरिंग क्या होती है और बायोलॉजिकल विदरिंग क्या होती है। तो कुछ तो आपको समझ आ गया। फिजिकल कि जो हमारे आसपास के वेदर एलिमेंट्स की वजह से हो रही है, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बारिश हो रही है। केमिकल मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से रॉक्स जो हैं वो ब्रेक हो रही हैं। बायोलॉजिकल मतलब कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स इन रॉक्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स की या एक्शंस की वजह से यहाँ पर रॉक्स की ब्रेकिंग हो रही है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग विदरिंग। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विदरिंग को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स विदरिंग इज क्लाइमेट। और क्लाइमेट में क्या क्या आता है, टेम्परेचर आता है, रेनफॉल आता है, ह्यूमिडिटी आती है। अब आप एक ऐसी जगह सोचो जहां पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में ना ठंडी हो जाती है। तो ऐसी जगहें जहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, वहां की रॉक्स जो हैं दे आर वेरी वल्नरेबल। मतलब जब धूप आएगी तो क्या होगा, एक रॉक्स जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगी। जब गर्मी होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा, रिमेंबर हमने ये एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा है फिजिक्स में। तो जब किसी भी सॉलिड को हम हाई टेम्परेचर देते हैं, सो इट एक्सपैंड्स, उसके पार्टिकल्स जो है अंदर के वो दूर दूर हो जाते हैं, तो सॉलिड इट एक्सपैंड्स, राइट। और जब इसको ही हम ठंडा टेम्परेचर, मतलब अब जब टेम्परेचर कम कर देते हैं, ठीक है, बहुत कम कर देते हैं, सो नाउ अगेन द पार्टिकल्स ऑफ दीज रॉक्स दे कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज रॉक्स लीड्स टू विदरिंग। तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपैंड हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनमें क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। और इन क्रैक्स में अब बारिश होगी तो बारिश का पानी आ जाएगा, अब बहुत ठंड हो जाएगी तो अब जो पानी अंदर है वो फ्रीज हो जाएगा, तो आइस बन जाएगी, राइट। और इन्हीं क्रैक्स में अगर हम देखें तो अगर प्लांट्स हैं वहां पर, तो प्लांट की रूट्स अंदर चली जाएंगी। तो प्लांट्स की रूट्स अंदर जाने से क्या होगा, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा क्रैक्स
और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे रूट्स अपने साइज में इंक्रीज करेंगी वैसे वैसे क्रैक्स बढ़ते जाएंगे। सो क्लाइमेट अफेक्ट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विदरिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज मिनरल कॉम्पोजिशन। ये इसका एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, मतलब क्लाइमेट को हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कि ये मान लो कि आप ना एक बॉटल लो, ठीक है, एक बॉटल लो, उसमें पानी भरो और उसको आप रख दो बाहर धूप में, ठीक है। अब आपने उसको धूप में रख दिया, अब दिन में वो धूप में है, रात को क्योंकि ठंडा टेम्परेचर है तो अब वो एकदम से पानी ठंडा हो जा रहा है और वो बॉटल फ्रीज हो जा रही है। फिर अगले दिन धूप आई, फिर पानी जो है वो मेल्ट हो गया, फिर नेक्स्ट डे फिर रात को फिर से वो फ्रीज हो गया। सो एग्जैक्टली रॉक्स जो हैं वो भी एग्जैक्टली सेम ही चीज फेस करती हैं, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स आते हैं और क्रैक्स आने की वजह से उनमें विदरिंग का प्रोसेस होता है। वहीं पर अगर हम रेन और ह्यूमिडिटी की बात करें ना, तो जो पानी है ना, पानी क्योंकि हमें पता है रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, राइट, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। सिंस रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, तो ये जो पानी है ये रिएक्ट करता है विद दीज रॉक्स, इन रॉक्स के मिनरल्स के साथ, एंड दिस लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द मिनरल कॉम्पोजिशन, तो अब हमें पता है कि रॉक्स जो है ना वो अलग अलग तरह के मिनरल से बनी होती हैं, पढ़ा है ना हमने, अलग अलग तरह का मिनरल कॉम्पोजिशन होता है उनका। तो अब कोई रॉक जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम में ब्रेक होती है, कोई थोड़े कम टाइम में ब्रेक होती है। जैसे कि अगर हम ले लेंगे ग्रेनाइट को, ग्रेनाइट काफी हार्ड होती है। वहीं लाइमस्टोन को अगर हम देखें तो लाइमस्टोन जो होता है वो काफी इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो ग्रेनाइट को डिसॉल्व होने में या ब्रेक होने में ज्यादा या विदर होने में ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं पर लाइमस्टोन को कम टाइम लगेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप शुगर का क्यूब ले लो और दूसरी तरफ आप मार्बल का पीस ले लो, सेम साइज के ले लो दोनों, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर आप दोनों को पानी में डाल दोगे ना, तो जो शुगर क्यूब है ना वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं पर मार्बल का जो पीस है वो एकदम से मेल्ट नहीं होगा, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड बोथ रिएक्ट्स डिफरेंटली विद वाटर, ठीक है, या डिफरेंटली, दोनों जो हैं वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं, उनके मिनरल्स अलग हैं तो वो अलग अलग तरह से बिहेव करती हैं। कोई जल्दी विदर हो जा रहा है, किसी को विदरिंग के प्रोसेस में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट वन इज हाउ द बायोटिक फैक्टर्स या फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स दे अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स और ट्रीज हैं, हमने पढ़ा है कि वो ग्रो होते हैं रॉक्स के ऊपर, आपने देखा होगा पत्थरों के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं। कई बार पेड़ भी, वो जो रॉक्स होती है उनके बीच में पेड़ भी उगने लग जाते हैं। तो जब पेड़ ग्रो हो रहे हैं या फिर से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो उनकी क्या है, रूट्स हैं। रूट्स कहाँ हैं, नीचे की तरफ ही जाएंगी। तो इन क्रैक्स में अगर रॉक्स में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तो रूट्स जो हैं वो इन क्रैक्स में चली जाएंगी, और क्रैक्स में जाने की वजह से अब जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा रूट्स और डीपर ग्रो करती जाएंगी और वो थिक भी होती जाएंगी। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे उनकी रूट्स ग्रो करेंगी और वैसे वैसे क्रैक्स और बढ़ते जाएंगे, एंड फाइनली इट विल लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, दैट इज द विदरिंग ऑफ द रॉक्स, करेक्ट। अब इसको भी समझना ना बड़ा ही इजी है। आपके घर में ना कोई एक ऐसा पॉटेड प्लांट हो जिसको आपने बड़े टाइम से टच ना किया हो, या फिर शायद आपने बड़े टाइम बाद टच करने की कोशिश की हो, तो आप देखो कि जो एक छोटा सा प्लांट है आप उसको उठा ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नीचे से कोई उसको खींच रहा है। तो इवन व्हेन दीज प्लांट्स ग्रो, तो ये जो रूट्स होती हैं ना, ये हमारे पॉटेड प्लांट्स पॉट्स को भी ब्रेक कर देती हैं, एंड देन दे गो इनटू द सॉइल, और सॉइल में जाके ये सॉइल को इतना टाइटली पकड़ लेती हैं। तो अगर सोचो कि रूट्स ग्रो कर रही हैं तो रूट्स पॉट्स को भी ब्रेक कर दे रही हैं, तो इन द सेम वे यहाँ पर रूट्स जो हैं वो रॉक्स को भी ब्रेक करती हैं। सो दिस इज समथिंग सिमिलर that can help you to understand this concept. Now the next one is the rock exposure. तो अगर हम रॉक के एक्सपोजर की बात करें, पत्थरों के कोई घर तो नहीं होते है ना, तो पत्थर जो है दे आर लाइंग इन एन ओपन एरिया, राइट। तो उनके ऊपर हवा भी आएगी, सनलाइट भी आएगी, बारिश भी होगी, कई बार बर्फ भी गिरेगी जो ठंडी जगहों पे है। तो ये जो सारे
क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इनसे वो एक्सपोज्ड होते हैं। अब इसमें एक छोटा सा फर्क है, आप एक अम्ब्रेला लेके बारिश में खड़े हो जाओ और एक आपका फ्रेंड है जो बिना अम्ब्रेला के खड़ा है, सो यू आर प्रोटेक्टेड बाय द अम्ब्रेला और आप गीले नहीं होंगे, लेकिन आपका फ्रेंड बारिश में गीला हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर वो अम्ब्रेला नहीं है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन नहीं है जो उसको उस बारिश से बचा सके। सो इन द सेम केस रॉक्स के ऊपर भी एक प्रोटेक्शन होती है। कौन सी? आपने देखा होगा पत्थरों के ऊपर ऐसे एक लेयर बन जाती है ग्रास की, राइट? तो ये जो ग्रास की लेयर है ना, बेसिकली ये उनके लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जैसे हमारे सिर पे अम्ब्रेला है बारिश में, है ना? तो दीज रॉक्स आर प्रोटेक्टेड बाय द ग्रासेस, वेयर एज देयर आर सम रॉक्स जिनके ऊपर कोई ग्रास का कवर नहीं है, कुछ नहीं है, सो दे आर वल्नरेबल। तो ऐसी रॉक्स विच डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन देम, दे आर मोर एक्सपोज्ड to these conditions like air, sunlight या फिर temperature. Okay, so last is the human activities. So the a very big cause of this human withering is human activities. आपने देखा होगा लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं पहाड़ों में। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर ना उस पूरे माउंटेन को या हिल को काट के रोड बनाया जाता है। तो हो क्या रहा है कि आप तोड़ रहे हो पत्थरों को, ठीक है। नाउ दे हैव बिकम वीक, ठीक है, दे हैव शायद वहां पहले प्लांट कवर था तो वो पहाड़ जो था वो एकदम इंटैक्ट खड़ा था, लेकिन अब क्योंकि आपको वहां रास्ता बनाना है तो आपने वहां का प्लांट कवर हटाया, उन रॉक्स को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस फॉर दैट कंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट जस्ट फॉर द रोड्स, ऑल्सो डिफॉरेस्ट्रेशन का होना, माइनिंग प्रोसेसेस में, इन सब में हमारी रॉक्स जो हैं दे बिकम वल्नरेबल और वहां पर विदरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब these were the some of the factors which basically affect the विदरिंग प्रोसेस। तो कौन कौन सा है? क्लाइमेट है, मिनरल कॉम्पोजिशन है, वेजिटेशन है, रॉक एक्सपोजर है और ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल ऑफ देम। जो भी मैंने आपको बोला है, आप अगर उसकी एक एक लाइन भी अगर आपको आता है लिखना, आप एक एक लाइन भी मेंशन कर देते हो, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो आई होप आपको समझ आया। जिसको समझ नहीं आया है वो बैक करके एक बार सुन लो, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नहीं आता है सो यू हैव अ क्लास, दैट इज लर्न हब स्वयं क्लास, आप बुक करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ विदरिंग। तो टाइप्स ऑफ विदरिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला था, द एक्शंस इन्वॉल्व्ड इन विदरिंग कौन कौन से थे? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल इज ब्रेक डाउन विदाउट द केमिकल चेंज, chemical is the change in the chemical composition of the rocks, and biological means withering by plants, animals or humans, ठीक है, जिसमें biological agents involved हैं। So let us start with the first one, that is the physical withering, और the physical withering को हम mechanical withering भी बुलाते हैं, right? Okay, so now कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन, दैट इज फिजिकल विदरिंग। तो फिजिकल विदरिंग क्या होता है? बेसिकली जो रॉक्स है ना वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं, लेकिन उनका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। इनके टूटने का जो रीजन है वो मतलब वो पूरी तरह से हमारा जो फिजिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर या प्रेशर या फिर पानी का तेज बहाव, सो ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस फॉर दिस केमिकल विदरिंग। और इसमें क्या होता है, सॉरी फिजिकल विदरिंग, और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे, मतलब जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे कि व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज रॉक्स विल एक्सपैंड, व्हेन इट विल डिक्रीज रॉक्स विल कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो रेपिटेशन है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की, दिस लीड्स टू द फिजिकल विदरिंग प्रोसेस। ओके, सो द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ऑल राइट, अब इसी के अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दिस फिजिकल विदरिंग इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, राइट? ओके, तो अब इसमें ना एक और चीज है, एक एग्जाम्पल, जैसे कि
एक रॉक है, रॉक को अगर रॉक क्रैक हो रही है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है उसके क्रैक्स में चला गया है. नाउ दैट वाटर इज फ्रीजिंग, एज द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन द वाटर फ्रीजेस. तो उस वाटर के फ्रीज होने से ये क्रैक्स जो है ना वो और ज्यादा गहरे होते जाते हैं, मतलब क्रैक्स जो हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू द विदरिंग. ठीक है. नाउ द टाइप्स ऑफ फिजिकल विदरिंग. सो फर्स्ट इज द ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन. तो यहां पर जो रिपीटेड expansion and contraction है due to the temperature that leads to the granular disintegration. ठीक है. तो मतलब कि जो रॉक्स है ना वो ऐसे ग्रेन बाय ग्रेन टूटती हैं. सो दे ब्रेक ग्रेन बाय ग्रेन. तो जैसे कि हम चौक की बात कर रहे थे, तो अगर आप चौक को ऐसे देखो ना, तो आप इसको ऐसे ऐसे मूव करें तो आप नीचे देखोगे कि थोड़े टाइम बाद ना आपको चौक के बिल्कुल छोटे 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 ग्रेन्स दिखाई देंगे. सो ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन वही होता है. ठीक है, बिल्कुल ग्रेन बाय ग्रेन उसका टूटना. देन एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन, सो द सरफेस लेयर्स ऑफ द राउंडेड रॉक्स एंड द बोल्डर्स दे जनरली पील ऑफ लाइक अनियन लेयर्स. तो आपने प्याज देखा है, तो जैसे प्याज की एक एक लेयर निकलती है ना, एक्सफोलिएशन में भी बिल्कुल वैसे ही विदरिंग होती है. सो द एक्सपेंशन ऑफ द आउटर लेयर ड्यूरिंग द डे एंड कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द नाइट रिपीटेड ओवर टाइम. तो वही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रॉक्स एक्सपैंड हो रही हैं. बाहर की लेयर की अगर हम बात करें तो वो एक्सपैंड हो रही है. जैसे ही टेम्परेचर कम हो रहा है बाहर की लेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है. तो ये जो रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो लेयर बाय लेयर है रॉक्स वो टूटती हैं. ठीक है. तो रॉक की सबसे बाहर वाली लेयर टूटेगी, अब जो उसके अंदर वाली लेयर है अब वो एक्सपोज हो जाएगी टू दिस फिजिकल कंडीशन, राइट. तो अब उसमें भी सेम चीज होगी. दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगी, शाम को टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी. सो फाइनली अगेन दिस रेपिटेशन विल लीड टू द पीलिंग ऑफ वन मोर लेयर ऑफ द रॉक. क्लियर. नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट एक्शन. सो फ्रॉस्ट शैटर्स रॉक्स. होता क्या है कि जैसे जैसे रॉक्स क्रैक होने लगती हैं तो उन क्रैक्स में या उनके जॉइंट्स में या पोर्स में स्पेसेस आ जाते हैं, और इन स्पेसेस में जब वो बर्फ जमती है ना, उससे ये क्रैक्स जो हैं वो और एक्सपैंड होते जाते हैं. Okay, so I hope this much is clear. This is the physical withering. Now coming on to the chemical withering. तो जैसे हम बात करते हैं फिजिकल में कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, टोटली फिजिकल कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पर रॉक्स ब्रेक हो रही हैं. लेकिन केमिकल विदरिंग में क्या होता है, रॉक्स क्योंकि मिनरल से बनी है, तो यही मिनरल्स जब हमारे एक्सटर्नल एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या हवा में बहुत सारी गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से, इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ नए कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है, कुछ नए केमिकल्स बनते हैं, एंड दीज केमिकल्स this leads to this chemical reaction, it leads to the withering process. So chemical withering, rocks chemically break down due to the reaction of air and water. तो rocks break हो रही हैं because of the reaction of air and water. Now the key processes. अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि जब भी यहाँ पर से A और B आपस में मिले तो हमारा एक नया कंपाउंड बन गया, and if it is easily eroded, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, विदरिंग हो जाएगी, इससे रॉक्स जो है वो वीक हो जाएंगी. अब अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स इन द रॉक्स व्हेन दे रिएक्ट विद से वाटर, ठीक है, सो इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, राइट. सो वाटर के साथ या फिर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सो दे विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड. सो जब ये कार्बोनिक एसिड बनता है तो ये रॉक्स के ऊपर ना छोटे छोटे गड्ढे बना देता है, स्मॉल पिट्स या स्मॉल ग्रूव्स बना देता है, जिसकी वजह से विदरिंग बहुत इजीली होती है. तो इसके जो की प्रोसेसेस हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन. व्हेन द मिनरल्स, M रिप्रेजेंट्स मिनरल्स, ठीक है, व्हेन मिनरल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सो दे व्हाट दे डू, यहाँ पर आयरन, मतलब
बेसिकली जब आयरन रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आयरन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, एंड व्हेन दीज आयरन ऑक्साइड्स आर एक्सपोज टू वाटर, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग का प्रोसेस हमें पता है, आयरन विल गेट एक्सपोज टू air and water, and that will lead to the formation of iron oxides, and this iron oxide जब ये बनेगा तो यहाँ पर रस्टिंग हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस जो हम आयरन के केस में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, सेम प्रोसेस यहाँ पर रॉक्स में भी होता है, बिकॉज रॉक्स ऑल्सो कंटेन्स आयरन। ठीक है, अब ये वाली जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रही थी, इट कम्स अंडर कार्बोनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड विल डिसॉल्व इन, विच इज डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर, ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर एंड इट विल रिएक्ट विद द रॉक्स, इट विल फॉर्म व्हाट, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नाउ दिस कार्बोनिक एसिड व्हेन this carbonic acid will basically erode rocks। ठीक है, जैसे कि लाइमस्टोन में भी इरोजन ऐसे ही होता है। The next one is the hydration। So word hydration क्या बताता है, something related to water। So water will combine with minerals। तो minerals and water will combine। तो mineral जैसे कि फेल्ड्स्पार या फिर लाइक पोटाश, सो दे बिकम पाउडरी ड्यू टू हाइड्रेशन लीडिंग टू द डिसइंटीग्रेशन। तो जब ये फ्लेड्स्पार या फिर पोटाश जैसे मिनरल्स पानी के साथ मिक्स होते हैं तो ये कुछ पाउडरी सब्सटेंस बना देते हैं या फिर पाउडर बना देते हैं, और इस पाउडर से ही बेसिकली, जैसे हम चौक की बात कर रहे थे, तो जैसे यहाँ पर भी जब ये पाउडर बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस चौक। सो सेम केस हैपन्स ओवर हियर। Okay, now the next one is solution। So the simplest form of chemical withering is this solution where minerals dissolve in water, जैसे कि rock salt। ठीक है, तो जब बारिश का पानी गिरता है, ठीक है, इन रॉक्स के ऊपर, सो जब रेन वाटर falls on these rocks, it flows over them। ठीक है, it flows over rocks। तो जितने भी हमारे सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, आई एम राइटिंग इट इन दिस फॉर्म ताकि आपको याद रहे, तो जितने भी सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव ज्यादा है तो ये साथ ही क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो ये 4 प्रोसेसेस कौन कौन से, ऑक्सीडेशन, carbonation, then hydration and solution। So these 4 are the key processes which are involved in the process of chemical withering। तो कौन सा कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो, ask it on ask question section और you can book your class with LearnHub स्वयं। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द बायोलॉजिकल विदरिंग, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर ह्यूमंस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से यहाँ पर ब्रेकेज होती है रॉक्स में। सो हाउ इट वर्क्स बेसिकली, तो यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं दे ग्रो इनटू द क्रैक्स। ठीक है, तो हमने बोला था ना कि फिजिकल प्रोसेस में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं क्रैक्स में अब प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, प्लांट्स की रूट्स और डीपर हो जाती हैं, तो ये जो क्रैक्स हैं ये और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो एक तो रूट्स ये सब कुछ कॉज कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर एनिमल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लांट्स वाला हमें समझ आ गया। ठीक है, दूसरा फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स दैट कॉजेस केमिकल विदरिंग। अब यहाँ पर पानी भी अंदर जाएगा, या फिर ऑर्गेनिक, जब यहाँ पर ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, से प्लांट के जो लीव्स हैं, ठीक है, तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं जब ये खराब हो जाएंगे, ठीक है, प्लांट का कोई भी पार्ट खराब हो जाएगा तो वो उन्हीं रॉक्स पे गिरेगा। जब ये प्लांट पार्ट डिग्रेड होना शुरू होगा तो उससे क्या होगा, उसके डिग्रेड होने से जो ऑर्गेनिक एसिड्स निकलेंगे वो भी इसी रॉक पे आके गिरेंगे, उसके मतलब उसके डीकॉम्पोजिशन में, नॉट डिग्रेडेशन में बट डीकॉम्पोजिशन में। सो डीकॉम्पोजिशन ऑफ लीव्स, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे।
ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये फर्दर क्या करेंगे, ये यहाँ पर केमिकल विदरिंग करेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड जब रॉक पे गिरेगा तो रॉक भी तो केमिकल से बनी है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, केमिकल विदरिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है। सो दिस केमिकल विदरिंग प्रोसेस इज ड्यू टू सम बायोलॉजिकल एजेंट, से द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स और एनी अदर प्लांट पार्ट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द एनिमल्स। तो एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि अर्थ वॉर्म्स, एंड्स या बरोइंग एनिमल्स, दे लूजन द सॉइल एडिंग विदरिंग। तो ये देखो, ये क्या है, चींटियां हैं। अब ये चींटियों का आपने घर देखा है, ऐसे बड़े बड़े हमारी तरह तो नहीं होते हैं। तो दे हैव बेसिकली दीज बरोज, वो सॉइल के अंदर ही अपना घर बनाते हैं। सो नॉट ओनली सॉइल बट ये रॉक्स को भी ऐसे पूरा काट काट के अपना घर बना लेते हैं, राइट। सो दिस इज द एनिमल, मतलब ये एनिमल्स की वजह से विदरिंग ऐसे होती है। नाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ देम दे लीड टू द विदरिंग प्रोसेस। तो अगर हमें रोड बनाने हैं या फिर हमें मिनरल्स निकालने हैं अर्थ से, तो हम क्या करते हैं, हम उनको डिग करते हैं, ठीक है, उनको खोदते हैं। तो उस वजह से भी जो रॉक्स हैं वो वल्नरेबल होती जाती हैं, एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग। ठीक है। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग, ताकि आपको हर एक पॉइंट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे होता है, इसलिए। ठीक है। तो आई होप आपको विदरिंग का प्रोसेस समझ आया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में अपना जो बचा हुआ चैप्टर है दैट इज सॉइल, उसको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन रिवाइज करो इसको। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।